और ये डिटेल मैं आपको बस इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यस बैंक से इन्होंने 2 करोड़ का लोन लिया। जहां पे हम 23,000 22,000 करोड़ की बातें कर रहे हैं, वहां पे 2 करोड़ की क्या वैल्यू है। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि ये बस सोच रहे थे चुंबक की तरह कि जहां से जितना आ जाए खींच लो बस। अब फिर से बैंक से फोन आएगा नेताजी को कि भैया हमारी हालत बहुत डगडोल है, हम चल नहीं पा रहे हैं। तो नेताजी कहेंगे ठीक है, हमने जनता से पैसा लिया है, किस दिन के लिए लिया है, अब बैंक को सेव करने के लिए क्या करेगी सरकार, पैसा देगी। अब इतने से इनका पेट नहीं भरता है भाई, ऐसे नहीं चल जाता है। फिर बैंक कहता है कि अच्छा आप जनता का पैसा दे रहे हो ना, तो हमारे पास भी तो कुछ हथियार हैं जनता से लेने के। तो सरकार कहती है ठीक है, तुम्हारे पास है तो तुम भी चलाओ, हमने कब मना किया कि तुम अपने हथियार ना चलाओ। और कहेंगे कि एटीएम से पैसा बहुत निकालते हो आजकल, मैं देख रहा हूं ज्यादा कमा रहे हो, अब एटीएम पे भी चार्ज तुमको देना पड़ेगा। और बिलीव मी, एटीएम से पैसा कौन निकालता है, या तो मिडिल क्लास या तो लोअर मिडिल क्लास। क्योंकि जो बड़े लोग हैं उनके पास तो कैश इतना पड़ा होता है कि वो खर्च ही नहीं कर पाते हैं। यार इतना कैश है, जल्दी खर्च करो। देखा होगा आपने 200 करोड़ रुपए मिले थे यूपी में एक इत्र व्यापारी के, ऐसे सारे व्यापारियों पे छापा पड़े तो ऐसे ही करोड़ करोड़ रुपए कैश मिलेंगे, तो उनका तो कैश खर्च नहीं हो पाता है। तो डियर एस्पिरेंट, मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक फ्रॉड हुआ है अराउंड 23,000 करोड़ रुपए का। मुझे पता है आप सभी लोगों ने इसके बारे में न्यूज़ देखा होगा, थोड़ा इंटरेस्टेड होगे तो इसके बारे में पढ़ा भी होगा। आज इस वीडियो में हम इसकी एनालिसिस करने वाले हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि 5 रुपये की पेन को बैंक में बांध के रखने वालों के हजारों करोड़ कैसे डूब जाते हैं। क्या है बेसिकली एबीजी शिपयार्ड का फ्रॉड। पर आपके मन में एक सवाल आएगा कि भैया फ्रॉड किया है एबीजी ने, पैसा डूबा है बैंकों का, हमें क्यों समझना चाहिए। हो सकता है कई सारे लोगों ने आपको समझाया हो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये पैसा तो पब्लिक का ही है, क्योंकि बैंक खुद नहीं कमाता है। अगर बैंक ने किसी को पैसा दिया और वो डूब गया तो आपका ही पैसा है। फिर मन में एक सवाल आएगा कि अच्छा इस बात को हम मान भी लेते, पर हमने तो बैंक में 50,000 रुपये डाले थे और आज भी हमारे बैंक में 50,000 रुपया है, हम जब चाहेंगे उसको निकाल लेंगे, तो फिर ये पैसा हमारा कैसे है। मैं आपको समझाऊंगा कि इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली ये आपका ही पैसा है और कैसे ये जो 50,000 वाली थियरी है ये कम हो जाती है। दूसरी चीज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस फ्रॉड में क्या नेक्सस है बैंक का, कंपनी का और गवर्नमेंट का। आप लोगों ने देखा होगा जब फ्रॉड इस तरीके की आता है तो जिसकी गवर्नमेंट होती है सेंटर में उसके ऊपर ब्लेम जाता है। अभी गवर्नमेंट है बीजेपी की, कांग्रेस वालों ने ब्लेम किया, बीजेपी वालों ने कहा कि भैया जो फ्रॉड हुआ है ये लोन तो तुम्हारे टाइम में दिया गया था। तो वार पलटवार ये सारी चीजें चलती रहती हैं, हम उसको भी समझेंगे। बट समझने के लिए आपको अपना जो पॉलिटिकल आईना है उसको निकाल के थोड़ा देर के लिए दूर रखना होगा। अगर आप किसी पार्टी को, किसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो तो थोड़ी देर के लिए अगर वो चश्मा उतारोगे तब आप चीज़ों को समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं समझ पाओगे। समझने और समझाने का सिलसिला शुरू करें उससे पहले ये भी कर लीजिए, ये कुछ प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल दिखा देता हूं, ज़्यादा खून नहीं पीऊंगा डिटेल दिखाने में, क्योंकि ऑलरेडी आप सभी को पता ही है इतना सारा फ्रॉड है। इनमें से जो ये 2 बैंक आपको ऊपर नजर आ रहा है, ये दोनों प्राइवेट बैंक हैं और इन्होंने ज़्यादा पैसा दिया था। बाकी जो बैंक मेजर बैंक है जिनका पैसा डूबा है, यहाँ पे नीचे आपको नजर आ रहे होंगे, और ये हैं सरकारी बैंक। इन्होंने LIC तक को नहीं छोड़ा, जहाँ पे लोग 10-10 रुपये वाले, चाय वाले को देखा होगा ना, डेली 10-10 रुपये भरता है LIC के लिए, उसके पैसा भी नहीं छोड़ा है, LIC के भी पैसे डूब गए। तो अगर आप इन बैंक्स के शेयर खरीदते हो तो थोड़ा संभल के खरीदना, क्योंकि जो अपने पैसे नहीं संभाल पा रहे हैं वो आपके कहाँ से संभालेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी ब्रीफ डिटेल है ये बैंक का चूना लगाने का, और इसमें आपका क्या घाटा है इसको समझेंगे। और ये डिटेल मैं आपको बस इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यस बैंक से इन्होंने 2 करोड़ का लोन लिया। जहां पे हम 23,000 22,000 करोड़ की बातें कर रहे हैं, वहां पे 2 करोड़ की क्या वैल्यू है। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि ये बस सोच रहे थे चुंबक की तरह कि जहां से जितना आ जाए खींच लो बस। मतलब पहले से इनका प्लान था कि करना है घोटाला, जितना मिले उतना लपेट लो, कुछ इस तरीके का ध्यान था इनका।
खैर सारी बातें समझेंगे, क्या है इस पूरे मैटर का, या फिर चूना कैसे लगा, इस चूना लगाने का पूरा कुचक्र क्या है, उस कुचक्र को हम समझने की कोशिश करते हैं। और आप अब तक अपना पॉलिटिकल आईना उतार रखे होंगे, ये मैं मान लेता हूं। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एक भाई साहब होते हैं जिनको मन होता है कि मैं बनूं कंपनी का सीईओ, मुझे बनाना है एक कंपनी, सीईओ एंड फाउंडर लिखना है। भाई साहब खोलते हैं कंपनी, जिसके लिए चाहिए पैसा। पैसे के दो ही रास्ते हैं, या तो आपके खुद के पैसे हों या फिर आप बैंक के पास जाओ। बैंक के पास जाने के बाद एक और रास्ता निकलता है कि आप अपने कंपनी को रजिस्टर करिए और आईपीओ निकालिए, ठीक है, सेबी में रजिस्टर करके आईपीओ निकाल के पब्लिक से भी डायरेक्टली पैसा ले सकते हैं। पर यहां पे पब्लिक को छोड़ते हैं हम पहले बैंक की बात करते हैं। तो ये कंपनी रजिस्टर होती है बेसिकली 1985 में। उस टाइम पे नाम होता है इसका मगदल्ला शिपयार्ड, एबीजी शिपयार्ड इसका नाम पड़ता है 1995 में। उस टाइम पे इस कंपनी को कोई परचेज कर लेता है, जो भाई साहब ने ये पूरा कुचक्र रचा है। कंपनी चल रही होती है, अब इतनी पुरानी कंपनी है, चल रही थी। जो घोटाला वाला ज्यादा प्रॉब्लम है, या जो बैंक ने लोन्स दिए हैं, वो पीरियड है आपका 2005 से लेके 2011 वाला पीरियड, ठीक है। इसमें कंपनी डगडोल भी चल रही थी, बट बैंक इसको पैसे दिए जा रहे थे। अब ये भाई साहब जब ये कंपनी परचेज करते हैं, कुछ दिन चलाते हैं, फिर इनको लगता है कि यार कंपनी को थोड़ा एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करने के लिए थोड़ा और पैसे चाहिए। ये जाते हैं बैंक के पास। बैंक क्या करता है, किसी को लोन देने के लिए उसका बिजनेस मॉडल देखेगा, कंपनी का एसेट देखेगा, कंपनी का जो टर्नओवर वो देखेगा, बैलेंस शीट देखेगा। बैंक को लगता है कि सेटिस्फाई है, लोन दे सकते हैं, तो दे देगा। कई बार ये भी होता है कि जितना आप लोन मांग रहे हो शायद आपके कंपनी का इवैल्यूएशन उतना नहीं हो, तो बैंक उतना लोन नहीं देता है, अगर बैंक खुद भी उस घोटाले में संलिप्त नहीं है तब। अब बैंक ये सब चेक करता है, तो क्या होगा, अगर आपको फ्रॉड करना है, आपकी कंपनी उस लायक नहीं है, तो बैंक आपको लोन के लिए मना करेगा। और ये कहते हैं अक्सर जो अधिकारी होते हैं, सरकारी बैंकों के अधिकारी जो होते हैं, प्राइवेट वाले भी साठगांठ करते हैं। आपको पता ही है, आईसीआई के जो सीईओ थी चंदा कोचर, उनके ऊपर भी ब्लेम लगा था कि अपने जो पति हैं उनके उसके कंपनी के लिए फ्रॉड करवाया था। तो खैर प्राइवेट सरकारी सारे बैंकों की एक जैसी ही हाल है, बिकता सब कुछ है, बस खरीदने वाला चाहिए। अब यहां पे क्या होता है, बैंक मना करता है, तो ये भाई साहब अप्रोच करते हैं नेताजी को, या फिर जिसे हम डायरेक्टली सरकार कह देते हैं ना, सरकार को अप्रोच करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो बिजनेसमैन होते हैं वो सरकार को डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते, क्योंकि सरकार को या फिर नेताजी को भरोसा नहीं होता, उनको लगता है कोई एक्सपोज कर देगा नहीं। तो बीच में होता है एक एजेंट नाम का प्राणी। ये एजेंट इसको कहता है कि अच्छा तुमको बैंक से लोन नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, हम दिलवाएंगे, हमारी पहचान है। और इन दोनों के बीच साठगांठ होती है कि ये मैटर है, इतना लोन चाहिए, बैंक इतना देने के लिए बोल रहा है, आप इतना दिलवा दो, जरूरत है। साठगांठ हो जाती है, कमीशन तय हो जाता है, जितना भी तय हो, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, जैसा केस वैसा कमीशन। नेताजी का कमीशन तय हो गया, या फिर पॉलिटिकल पार्टी का कमीशन तय हो गया कि भैया पार्टी फंड में दे देना। अब तो एक नया तरीका आया है, इलेक्टोरल बॉन्ड जिसे हम कहते हैं। अगर कोई आदमी अब इलेक्टोरल बॉन्ड से किसी पार्टी को फंड देता है, तो आपके पास आरटीआई वाला अधिकार भी नहीं है कि आप ये पूछ पाओगे कि किसने किस पार्टी को कितना फंड दिया है। तो अब और घपला करना आसान हो गया है कि ठीक है, कमीशन आप हमको पार्टी फंड में दे दो, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। कोई आरटीआई भी लगा देगा तो हम कह देंगे ये उनका पर्सनल मैटर है, आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, सॉरी फॉर दैट। और इलेक्टोरल बॉन्ड और आरटीआई में मॉडिफिकेशन ये रिसेंटली आया है, आपके जानकारी के लिए बता देता हूं, बीजेपी गवर्नमेंट में। खैर अब ये भाई साहब क्या करते हैं, इनको फोन लगाते हैं कि ये मैटर है, ये लोन चाहिए। तो ये भाई साहब क्या करेंगे, अब पॉलिटिकल प्रेशर आएगा तो इनको लोन के लिए मना कर नहीं पाएंगे, तो इनको लोन दे देंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही लोन दे देंगे, देखिए बेईमानी होती है, पर बेईमानी में ईमानदारी पूरी बरती जाती है। यहां पे जो बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, क्योंकि बड़ी लोन जो होती है वो मैनेजर या जनरल मैनेजर की बस की बात नहीं होती है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिनकी मीटिंग होती है उसमें डिस्कस किया जाता है, तो इनको भी शेयर दिया जाता है।
अगर मान लीजिए नेताजी बहुत प्रेशर बना रहे हैं तो उनको ये भी डर होता है कि ये बात पब्लिक डोमेन में आ जाएगी, कोई अधिकारी यहां से ये बातें लीक कर सकता है। तो वही मैंने कहा कि बेईमानी भी पूरे ईमानदारी के साथ होती है। यहां के लोग भी पैसे खाते हैं, दोनों लोग खा लिए। अब इतना पैसा खिला के ये आदमी के पास जो बचता है, इसको भी लगता है जब सबने खा लिए तो हमको क्यों लगाना। फिर ये क्या करता है, अब जो इस केस में हुआ है, जो बेसिकली सीबीआई बता रही है, वो ये कह रही है कि इसने लोन लिया एबीजी शिपयार्ड के नाम पे, बट इसने पैसा एबीजी शिपयार्ड में डाला ही नहीं। कुछ सब्सिडरी कंपनी बनाई, कुछ पैसा वहां डाल दिया, कुछ फॉरेन में प्रॉपर्टी खरीद ली, कुछ इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद ली। मतलब बैंक जब आपको लोन देता है, सपोज कर लीजिए बैंक आपको लोन देता है घर खरीदने के लिए, और आप घर नहीं खरीदते हो, वो पैसा कहीं और लगा देते हो। बैंक आपको लोन देता है कार खरीदने के लिए, तो आप कार ही खरीद सकते हो। बैंक ये एश्योर करता है कि आप उस पैसे से कार ही खरीद रहे हो, या जिस बिजनेस के लिए मांगा था वही बिजनेस कर रहे हो। इस चीज को क्रॉस चेक किया जाता है कि कहीं कुछ घपला तो नहीं हो रहा है। यहां भी चेक किए होंगे, पर ऑडिट करने वाला तो पहले से पैसा लेके बैठा है, तो उसको क्या ही करना। कभी कभी छोटी मोटी बातें लीक होती हैं, तो एक मीडिया नाम से भाई साहब हैं, वो भी आ जाते हैं और वो भी कुछ खा के चुप हो जाते हैं। मान लो कभी कोई खोजी पत्रकार पहुंच गया, वैसे तो खोजी पत्रकार को कहां टाइम है कि वो जाके कंपनी के बैलेंस शीट चेक करे और उसमें गड़बड़ी पकड़े, नहीं, कहां उनको पता है कि कैसे ऑडिट करना है। तो खैर मान लीजिए कभी कोई जानकारी हाथ लग गई गलती से, तो वो भी कुछ खा पी के चुप हो जाते हैं। अब इन भाई साहब ने क्या किया कि सारा पैसा एबीजी शिपयार्ड में लगाने के बजाय अलग अलग कंपनियों में लगा दिया। मतलब इनका पूरा प्लान था कि भैया पैसा खा के फरार हो जाना है। अब रिपोर्ट ये बता रही है कि ये कंपनी बेसिकली 2008 के क्राइसिस के बाद से इसका रीपेमेंट का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। स्टिल इसको बैंक पैसा दिए जा रहे थे। खैर अब आते हैं गवर्नमेंट वाले मैटर पे। आप कहोगे कि स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था बीजेपी और कांग्रेस, तो यहां पे क्या मैटर है। आपको याद रहे जब ये लोन दिया गया था तो सेंटर में थी कांग्रेस और स्टेट में थी बीजेपी। अब ये भाई साहब ऐसा नहीं केवल बैंक से ही सब कुछ कर रहे थे, इन्होंने इसके बाद अपने कंपनी का एक्सपेंशन चालू किया, 2-3 और शिपयार्ड बनाए, और उन दिनों तीनों शिपयार्ड के लिए इन्होंने एक गुजरात मेरीटाइम बोर्ड है, GMB जिसे कहा जाता है, इसके साथ भी MOU साइन किया, लीज पे जमीनें ली। इसके बाद इन्होंने वाइब्रेंट गुजरात में ये गए, गुजरात गवर्नमेंट के साथ 3-4 हजार करोड़ रुपए के डील साइन किए। मतलब अलग अलग शिपयार्ड बनाने लगे। ये इनको लग रहा था धंधा खूब एक्सपेंड हो रहा है, पैसा उठा रहे थे, एबीजी शिपयार्ड के नाम से सब्सिडरी बना के पैसा वहां लगा रहे थे कि बाद में एबीजी शिपयार्ड डूब भी जाती है तो हम कह देंगे भाई एबीजी शिपयार्ड तो घाटे में जा रही है, बाकी सब्सिडरी कंपनी तो सब्सिडरी कंपनी है ना, उसके नाम पे तो लोन लिया नहीं है। खैर तो यहां पे इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मतलब ये मत समझना आपकी कोई एक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए। अगर किसी एक को यहां पे पैसा मिलता ना तो दूसरा उसकी पोल खोल देता। मतलब चढ़ावा दोनों तरफ चढ़ता है। हाँ, एक दूसरे को ब्लेम लगा के इनका कोटा पूर्ति हो जाती है, जनता खुश हो जाती है, अपने अपने सपोर्टर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा लेते हैं, काम खत्म हो जाता है। अभी समझेंगे कि इसमें आपका क्या कटा है, पर उससे पहले थोड़ा सा और डिटेल आप देख लो तो ज्यादा समझ में आएगा कि आपका किस तरीके से काटा जा रहा है। अब मैंने बताया आपको कि 2008 के क्राइसिस के बाद कंपनी के पास रीपेमेंट के प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए थे। मतलब यहां से लोन लेके उनको दे देना है, वहां से लोन लेके उनको दे देना है, इस टाइप के काम कंपनी वाले कर रहे थे। कहीं का इंटरेस्ट आया तो कहीं से लोन लिया, किसी को पकड़ा दिया, इस टाइप की चीजें हो रही थी कंपनी में। इसके बाद भी जो गवर्नमेंट बैंक है SBI, 2013 की बात है, CDR करते हैं। CDR का मतलब होता है कॉर्पोरेट डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग। मतलब ये उम्मीद होती है यार कि कंपनी को थोड़ा सा और पैसे दो और कंपनी जो डूब रही है इसको उबारो, इसमें अपना भी फायदा है। SBI फिर से ये काम करती है पर कुछ होता नहीं है। 2016 में जो बैंक है वो बेसिकली जितना भी पैसा इनको दिया गया रहता है उस पे NPA कर देते हैं, मतलब नॉट परफॉर्मिंग एसेट। और ये बैक डेट में किया जाता है, 2016 में NPA किया जाता है, जुलाई 2016 में, बट बैक डेट में ये 2013 से स्टार्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक कंपनी ऑडिट करती है और उसको मिलता है कि ये जितना भी फ्रॉड इन्होंने किया है उसमें मैक्सिमम फ्रॉड 2012 से लेके 2017 तक का है। 2012 और 2017 में
इन्होंने बहुत ही इनलीगल तरीके से पैसे का डाइवर्जन किया है इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि 2017 में 2012-13 में इन्होंने कुछ प्रॉफिट दिखाया था, मतलब 100 करोड़ के आसपास का इन्होंने प्रॉफिट दिखाया था। उसके बाद इनका इस कंपनी का लॉस स्टार्ट होता है और लॉस ऐसे धड़ाधड़ बढ़ता है आगे जिसकी बात नहीं। 2016 तक इनका लॉस पहुंच जाता है 3,704 करोड़ रुपया। उसके बाद कंटिन्यूअसली इनका लॉस बढ़ता जाता है और हालत ये हो जाती है कि भैया अब हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास जो कंपनी है इसको बेच ओच के तुम इंसॉल्वेंसी जो भी करना है कर लो। इसके बाद एसबीआई को लगता है 2019 में कि हाँ, यहाँ पे हमारे साथ तो केएलपीडी हो गई है, मतलब फ्रॉड हो गया है। नवंबर 2019 में एसबीआई कंप्लेंट करती है पहली बार। फिर अगस्त 2020 में एक फ्रेश कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लेन होता है कंपनी के खिलाफ, कंपनी के जो पूर्व एक्स सीईओ हैं उनके खिलाफ, कंपनी के जो प्रेजेंट अधिकारी हैं उनके खिलाफ। ये सब कब होता है? ये सब होता है अगस्त 2020 में। और 7 जुलाई 2022 को जो सीबीआई है ये बेसिकली एफआईआर रजिस्टर करती है अगेंस्ट द डिफरेंट मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, एक्स सीईओ, व्हाटएवर दैट, सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है। अब कहोगे कि सारा चीज तो ठीक है, एफआईआर का हो गया, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। स्टार्टिंग में आप कह रहे थे कि हमारा कटा है और डायरेक्टली कटा है, तो वो बताइए कि कैसे डायरेक्टली कटा है। तो भैया यहाँ पे बैठे हो आप और आपको अच्छे अच्छे भाषण सुनाए जा रहे हैं नेताजी के तरफ से, और यहाँ पे आप देते हो सरकार को टैक्स। अब आप कहोगे यार आप भी आ गए उसी चीज में ना, वो टैक्स वैक्स में। मैं कहूँगा 2 मिनट सुन लो भाई, समझाता हूँ अभी, ठीक है। टैक्स देते हो, 2 टाइप के टैक्स होते हैं, सभी को पता है। एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। गवर्नमेंट अक्सर जो डायरेक्ट टैक्स होती है उसमें ज़्यादा हेरफेर नहीं करती। जब उसको लगता है कि लोगों में थोड़ा गवर्नमेंट के लोग की नाराजगी है तो डायरेक्ट टैक्स चेंज नहीं करती है। आसान कहाँ पे है? आसान है इनडायरेक्ट टैक्स को चेंज करना। इनडायरेक्ट टैक्स आजकल हमारे देश में कैसे चेंज होता है? जीएसटी के थ्रू होता है ना। जीएसटी बढ़ा दिया जाता है, कंटिन्यूअसली सामान महंगी होती जाती है, सारी चीजें महंगी होती जाती हैं। अब इस पे भी आरोप प्रत्यारोप चलता है। देखो यहाँ पे स्टेट के सारे मेंबर होते हैं, तो स्टेट बीजेपी भी रूल कर रही है, कांग्रेस भी रूल कर रही है। जब जीएसटी बढ़ती है किसी चीज पे, तो अगर कांग्रेस रूल्ड स्टेट है, अगर आप उससे पूछोगे कि जीएसटी बढ़ गई, सामानें महंगा हो रही हैं, आप क्यों बढ़ने दे रहे हो, तो वो कहेंगे भैया हमारे कंट्रोल में थोड़ो है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाया है ना, तो ब्लेम आ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। जब यही बात आप सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी रूल्ड है, आप उनसे पूछोगे कि आपने जीएसटी बढ़ा दिया, महंगाई आ रही है, तो ये कहेंगे जीएसटी हमने थोड़ा बढ़ाया है, जीएसटी तो बढ़ाया है जीएसटी काउंसिल ने, यहां पे तो सारे लोग होते हैं, हर स्टेट के मेंबर होते हैं, तो जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया कि टैक्स बढ़ाना है, हमने थोड़ा बढ़ाया है। तो इस तरीके से दोनों साइड से आपको मिल जाता है लॉलीपॉप। और बिलीव मी, कोई भी स्टेट हो, जीएसटी जब बढ़ती है तो कोई अपोज करता उड़ता है नहीं, क्योंकि सबको चाहिए होता है रेवेन्यू, पैसा जाएंगे तभी मिल बांट के खाएंगे, ठीक है। और मीडिया को बताने के लिए तो पड़ा ही रहता है कि उसने बढ़ाया, फिर आपका यहां से कटता है, ठीक है। अगेन ये पैसा जाना चाहिए था, दोनों डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जाना चाहिए था पब्लिक वेलफेयर में, पर नेताजी ने बैंक को फोन करके कहा था कि लोन दे दो। अब बैंक का तो हो गया है नुकसान, अब फिर से बैंक से फोन आएगा नेताजी को कि भैया हमारी हालत बहुत डगडोल है, हम चल नहीं पा रहे हैं। तो नेताजी कहेंगे ठीक है, हमने जनता से पैसा लिया है, किस दिन के लिए लिया है, अब बैंक को सेव करने के लिए क्या करेगी सरकार? पैसा देगी, चाहे कोई सी भी हो ना, बीजेपी की रहेगी तो बीजेपी वाली देगी, और कांग्रेस की रहेगी तो कांग्रेस वाली देगी, और ढोल नगाड़े बजा बजा के बताएगी कि हमने बैंक को सेव करने के लिए, बैंक डूब रहा था उसको बचाने के लिए इतने 1000 करोड़ रुपए दिए हैं। आपने सुने होंगे, बहुत सारे जगह पढ़े होंगे। ये पैसा जाना कहाँ चाहिए था? आपका रोड बनाने के लिए, गरीबों के वेलफेयर स्कीम्स में, हेल्थ में, एजुकेशन में, बट वहां नहीं जाके बैंक को बचाने में चला गया। यहां भी गया होगा बट यहां पे कट के गया होगा। अब इतने से इनका पेट नहीं भरता है भाई, ऐसे नहीं चल जाता है। फिर बैंक कहता है कि अच्छा आप जनता का पैसा दे रहे हो ना, तो हमारे पास भी तो कुछ हथियार हैं जनता से लेने के। तो सरकार कहती है ठीक है, तुम्हारे पास है तो तुम भी चलाओ, हमने कब मना किया कि तुम अपने हथियार ना चलाओ। तो ये भी आपके ऊपर हथियार चलाते हैं और कहते हैं
कि आज से जो फिक्स डिपॉजिट है आपका, उसका जो इंटरेस्ट रेट पहले 6% देते थे, अब उस पर 5% इंटरेस्ट देंगे। मतलब आपको जो पैसा मिलना चाहिए था बैंक में इंटरेस्ट के साथ, वो घट जाएगा। कहेंगे जो आपका रैंडम डिपॉजिट है, जो फिक्स नहीं होता है, उस पे इंटरेस्ट हम नहीं देंगे, 2% देंगे, 1% देंगे, या तो देंगे ही नहीं। कुछ दिन में कहेंगे कि आप बैंक में पैसा रखते हो, जैसे गहना रखते हो तो कुछ देना पड़ता है, वैसे बैंक में पैसा रखने का भी देना पड़ेगा। धीरे धीरे वो दिन भी आएंगे। फिर कहेंगे भाई साहब ये जो इंटर बैंक आप एक्सचेंज करते हो ना, इसका भी पैसा लगेगा। और कहेंगे कि एटीएम से पैसा आप बहुत निकालते हो आजकल, मैं देख रहा हूं ज्यादा कमा रहे हो, अब एटीएम पे भी चार्ज तुमको देना पड़ेगा। और बिलीव मी, एटीएम से पैसा कौन निकालता है? या तो मिडिल क्लास या तो लोअर मिडिल क्लास। क्योंकि जो बड़े लोग हैं उनके पास तो कैश इतना पड़ा होता है कि वो खर्च ही नहीं कर पाते हैं। यार इतना कैश है, जल्दी खर्च करो। देखा होगा आपने 200 करोड़ रुपए मिले थे यूपी में एक इत्र व्यापारी के, ऐसे सारे व्यापारियों पे छापे पड़े तो ऐसे ही करोड़ करोड़ रुपए कैश मिलेंगे, तो उनका तो कैश खर्च नहीं हो पाता है, तो एटीएम चार्ज आपके ऊपर लग जाता है। इसके अलावा आप जब छोटे मोटे बाइक का लोन लेने जाओगे, कार का लोन लेने जाओगे, तो आपसे कहा जाएगा कि भैया अब जो लोन पे इंटरेस्ट है ना वो बढ़ गया है, आपके डिपॉजिट पे इंटरेस्ट घट गया है। बट बाइक लोन पे, हाउस लोन पे, कार लोन पे, खाद लोन पे, हेल्थ लोन पे, इन सब पे इंटरेस्ट बढ़ गया है। तो इस तरीके से डायरेक्टली बैंक भी आपका काट रहा होता है। और आप सोचो, आपको लग रहा होगा कि ये तो कम ही अमाउंट होता है ना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि 50,000 जमा किए तो आप 50,000 निकाल सकते हो। बट आप सोच के देखो कि बैंक के पास करोड़ों करोड़ों कस्टमर्स होते हैं, और ये जो पैसे काटे जाते हैं, इस तरीके से बैंक उन सारे घाटा को कंपनसेट करता है। पर ऐसा हम नहीं कहेंगे कि बैंक एकदम इंटेंशनली ये सब करता है, बट बहुत हद तक ये जो फ्रॉड वाले पैसे होते हैं वो बैंक ऐसे ही करता है बहुत सारे बैंक कर्मचारियों पे। और स्पेशली बड़े लोन के लिए नहीं, छोटे लोन के लिए जो ब्रांच मैनेजर, उसके ऊपर प्रेशर रहता है, भाई पैसे लोन में दो, नहीं तो तुम्हारे बैंक में पैसे पड़े रहेंगे तो उसका इंटरेस्ट कहां से आएगा। तो छोटे लोन तो ये बांटते रहते हैं, पर बड़े लोन तो भाई साहब फोन पे ही मिलते हैं, जिसमें घपला या घाटा हो सकता है। तो भैया इस तरीके से ये जो पूरा कुचक्र है ना, इसकी साइकिल हो जाती है कंप्लीट। एक और चीज जाते जाते आपको बता देता हूं, क्योंकि 2016 से पहले जो बेसिकली बैंक करप्शन का कोड आया, उसमें कुछ चीजें चेंज की गई, नहीं तो उससे पहले तो और भी बुरा हाल होता था। क्योंकि जब अब ये क्या हो जाएगा, जब बैंक इनकी प्रॉपर्टी को बेचने जाता था इससे पहले, तो यही कंपनी के जो सीईओज हैं ना, ये वापस से आके अपनी ही कंपनी को जो कि 22,000 करोड़ की है, उसी को औने पौने दाम में खरीद लेते थे बैंक से। पहले बैंक से पैसा लेते थे और बैंक को पैसे में घाटा दिखाते थे, कंपनी बंद करते थे, वापस आते थे, फिर से बैंक से लोन लेते थे और इसी कंपनी को बैंक करप्शन में खरीद लेते थे। तो इस तरीके का कुचक्र भी चलता था। बट अभी भी चलता है या नहीं चलता है, श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकते, बट 2016 में ये बंद कर दिया गया भाई कि अब जो सीईओज हैं या उनके जो रिलेटिव्स हैं, वो सारे लोग जो पहले कंपनी में इन्वॉल्व थे, वो सारे लोग दोबारा कंपनी के लिक्विडिटी में, जब कंपनी बेची जा रही होगी उस टाइम, उस पर बीट या बोली नहीं लगा सकते हैं। नहीं तो पूरा इनका ताम झाम फिट रहता था कि किस तरीके से बैंक को, पब्लिक को चूना लगाना है। और जिन कंपनी का आईपीओ आ रहा होता है, उस कंपनी में तो डायरेक्टली पब्लिक का जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो शेयर होल्डर होते हैं बेचारे छोटे छोटे, वो भी डूब जाते हैं। जो प्रमोटर्स होते हैं वो भी डूब जाते हैं। हालांकि प्रमोटर्स तो पहले से कमा लिए होते हैं, बट जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं, 5,000, 10,000, 20,000 के जो शेयर खरीदे होते हैं, वो डूब जाते हैं। तो हम जैसे, आप जैसे लोगों की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कटती रहती है। और कुछ लोग खुशियां मना रहे होते हैं कि अपना थोड़ा डूबा है भाई, बट कोई बात नहीं, आप खुशियां मनाते रहिए कि आपका नहीं डूबा है। धीरे धीरे ही सही, कभी तो कभी आपको भी समझ में आएगा कि भैया अल्टीमेटली आपका ही कट रहा है। चलिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।